Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Sharia Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Twinbee. वो बच्चे जो मुझे जानते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो नहीं जानते उनके लिए कि I belongs to the 40th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. अच्छा, this is going to be the first session of our 3-day series of orientations and demo classes for our batch 9 of current affairs and Pakistan affairs that is going to start from March 1. So the topic for today's session is the most important and the contemporary topic is Russian-Ukraine conflict and energy politics. What are we going to discuss in this topic? What are going to discuss today's lecture? हम कुछ चीजों के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। कुछ चीजों के हम सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो क्या है? द फर्स्ट वन कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? उसके ऊपर मैं कम बात करूंगा क्योंकि ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये इतनी डिस्कशन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर है। पहली बात है थोड़ा बहुत कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। सेकंड पार्ट कि रशिया ने अभी ही क्यों डिसाइड किया फॉर्मली इन्वेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये क्यों हुआ। देन क्या रोल है इसका एनर्जी पॉलिटिक्स से, क्या लेना देना है। रशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर जो एनर्जी पॉलिटिक्स है उसका क्या लेना देना है इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन पाकिस्तान का रोल क्या है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान ने ये डिसाइड किया कि वो विजिट करेंगे रशिया का, उसी वक्त से जो है वो क्रिटिसाइज होना शुरू हो गए। काफी लोगों का ये भी कहना था कि भाई इस वक्त नहीं करना चाहिए विजिट, ठीक है, या कैंसिल कर देना चाहिए विजिट। जैसे ही पुतिन ने अनाउंस किया कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, तो पाकिस्तान का क्या था कि क्यों इमरान खान ने विजिट किया, उस विजिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, पाकिस्तान किस तरह अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, फिर क्या पाकिस्तान को ये विजिट कैंसिल कर देना चाहिए था इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, क्या ये विजिट कैंसिल कर देना चाहिए था। वॉज इट अ राइट मूव फ्रॉम द इनकम्बेंट गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू मेक अ विजिट टू रशिया एट दिस सेंसिटिव मूवमेंट। इंटरनेशनल मैसेजिंग क्या गई, या पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इज शोइंग टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान हैज अ स्पाइनल कॉर्ड एंड पाकिस्तान हैज अ पोटेंशियल टू ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, या पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि भाई नहीं, हम जो है वो वेस्ट को डिफाई भी कर सकते हैं और अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी अपना सकते हैं। रशिया विजिट करने का ये मतलब नहीं है कि आप वेस्ट को अपोज कर रहे हैं या रशियन एक्शन को सैंक्शन कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वाज इट अ गुड मूव, वाज इट अ बैड मूव, पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहाइंड जो है वो इस चीज के विजिट के। तो इन तमाम क्वेश्चंस का यानी ओवरऑल आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया जाएगा विद एनालिसिस के साथ कि क्या चीज हुई है, क्यों हुई है, क्या चीज होने जा रही है और जो हमने विजिट किया है हमारा क्या लेना देना है इसके अंदर, ठीक है जी। But before starting the lecture, as I already mentioned that this is the 3-day series is a part of the batch 9 of current affairs and Pakistan affairs जो हमारा स्टार्ट होने लगा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इट इज अ बैच 9 जिसके अंदर टोटल लेक्चर्स होंगे 62, जिसमें जर्नल लेक्चर्स हैं। देन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर जो है वो हमारे पास लेक्चर होंगे 6 लेक्चर्स। देन सोशल इश्यूज के ऊपर अगेन हमारे पास 5 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम फूड सिक्योरिटी, एजुकेशनल क्राइसिस, सिंगल नेशनल करिकुलम, पॉपुलेशन, इस्लामोफोबिया कवर करेंगे। देन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अगेन 8 to 10 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटरेस्ट, न्यूली अनाउंस्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, डिबेट ओवर 18th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कवर करेंगे। देन पाकिस्तान एंड रीजन, पाकिस्तान उसके नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान क्या रिलेशंस हैं
उसको कवर किया जाएगा इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। देन इंटरनेशनल इश्यूज पूरे, जिसमें यूएस चाइना है, यूएस रशिया है, फिर क्वाड्स है, ईयू के यूएस जो अभी न्यूली अनाउंस हुए, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, मिडल ईस्ट है, पैलेस्टाइन है, कश्मीर है, इनको कवर किया जाएगा। और फिर आखिर में पाकिस्तान मूवमेंट के लेक्चर्स कवर किए जाएंगे। और इसका एडिशनल फीचर यह है कि हम हर हफ्ते न्यूज वीकली एनालिसिस भी करते हैं। कुछ दफा कुछ बुक्स हैं, उसका बुक रिव्यूज भी करना है इस सेशन के अंदर। और जिन बच्चों को हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो वो हार्ड कॉपी नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये स्टार्ट है फॉर्मली फ्रॉम द 1 मार्च, और इसके हवाले से ही जो 3 दिन के लेक्चर हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि किस तरह की चीजें होने जा रही हैं, क्या चीजें होने जा रही हैं। तो आज भी लेक्चर है, कल भी लेक्चर है, और परसों भी लेक्चर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टू ऑल द स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को जो है वो कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं लेक्चर की तरफ जाऊं, मैं ये भी कह दूं, मैं हर ओरिएंटेशन सेशंस में और हर इस तरह के सेशन में कहता हूं कि ये लेक्चर्स, जो आज का लेक्चर है या कल का लेक्चर है या परसों का लेक्चर है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप लोगों की अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट की जाए, और आप लोगों को पुश किया जाए कि आप जो है वो इस पूरे कोर्स में जो है वो रजिस्ट्रेशन करें, और बाकी की बातें सिर्फ कोर्स में उन बच्चों को बताई जाए जो रजिस्टर्ड है, और ये लेक्चर सिर्फ जो है वो शोकेस लेक्चर्स नहीं। अगर आप आज के टाइम में से मुझे 50 to 60 मिनट्स दे रहे हैं, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन civil servant, as a human being, that you will take something from it. आज अगर आप मुझे अपना आधा घंटा, 50 मिनट, 40 मिनट दे रहे हैं, then it's my responsibility कि आज आप कोई ना कोई चीज लेकर उठें। तो कोई ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ इट्स डेमो सेशन है, ये उसी तरह का लेक्चर है जिस तरह आप फॉर्मल सेशंस में लेते हैं करंट अफेयर्स में, तो ये भी उसी तरह का लेक्चर है। आइए चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, we are going to analyze that conflict in detail. क्यों हुआ, क्या रोल है, किस तरह की चीजें अनफोल्ड होने जा रही हैं, और पाकिस्तान का क्या रोल है। Was it a good move from Pakistan side? Was it a bad move from Pakistan side? What is the messaging that Pakistan is giving and showing to the world? ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या यूक्रेन का। पहली बात जहन में रखें, I was facing paucity of time, that is why I didn't basically make slides, proper slides में नहीं दे पाया, ऑफिशियल कमिटमेंट्स की वजह से आजकल थोड़ा सा बिजी था, तो इतनी अच्छी स्लाइड्स नहीं बना पाया, लेकिन ओवरऑल आपको मेरी बातों पर आज सुनना पड़ेगा सही से। पहली बात मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रशिया पुतिन हैज ऑर्डर्ड टू इन्वेड द यूक्रेन, और जो है वो वॉर लॉन्च कर दी गई है, और जी हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, और जी बॉम्बिंग हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूक्रेन, और जी ब्लड शेड होगा, और शायद जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पहली चीज आपने ये समझना है कि पूरे यूक्रेन के ऊपर इन्वीजन नहीं हो रहा। पहले मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि किन रीजन्स के ऊपर हो रहा है। पूरे यूक्रेन के ऊपर ना इन्वीजन की कॉल दी है, ना इन्वीजन हो रहा है। एक्चुअली 2014 के अंदर यूक्रेन के 2 ईस्टर्न रीजन्स जो हैं, एक को हम बोलते हैं लुहांस्क, एक को बोलते हैं डोनेट्स्क, ठीक है। ये 2 रीजन्स हैं जो 2014 के अंदर जो है वो यूक्रेन से इन्होंने अपना क्या कर लिया था, इंडिपेंडेंस रिपब्लिक्स अनाउंस कर ली कि हम भाई अब आज से हम जो है वो यूक्रेन का पार्ट नहीं है, हम जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। क्या है, हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैं, और उन्होंने वो चीज अनाउंस कर ली थी। 2014 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर है, वहां पे उन्होंने अपनी रिपब्लिक अनाउंस कर ली थी कि वी आर सेपरेट फ्रॉम यूक्रेन, और ये हमारी रिपब्लिक होगी। रशिया ने फॉर्मली उस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया था उस टाइम तक, उस रीजन को। ऑल्दो रशिया वांटेड टू रिकॉग्नाइज दैट रीजन, वहां से पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट ने भी इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन उसको नहीं किया था। लेकिन इनडायरेक्ट वे में, कई हद तक डायरेक्टली भी, रशिया उस रीजन्स को सपोर्ट करता था
जो है वो मटेरियल वे के अंदर भी, फाइनेंशियल वे के अंदर भी और दूसरे तरीकों से भी उन रीजन को सपोर्ट करता था, यानी ईस्टर्न यूक्रेन के जो दो रीजन मैंने बताए, डोनेट्स्क और लुहांस्क के रीजन्स को। अच्छा, अब जो यूक्रेन गवर्नमेंट थी जो कीव के अंदर बैठी हुई है, उनका ये कहना था कि भाई रशिया जो है वो हमारे रिबेलियस रीजन को सपोर्ट करता है और ये गलत है, ये हमारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रशिया का ये कहना है कि हम इन रीजन्स को सपोर्ट इसलिए करते हैं, पहली बात है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रिपब्लिक्स को अनाउंस किया है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, लोग खुद से जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। और दूसरी बात है वो रीजन में जो रिबेलियस रीजन्स हैं, ये जो दो रीजन्स हैं जिन्होंने रिपब्लिक्स अनाउंस किया है, ये प्रो रशियंस है। ठीक है, क्या है ये? प्रो रशिया है। तो अगर यूक्रेन एनी हाउ अगर यूक्रेन नेटो में या यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेट हो भी जाता था, तो ये दो रीजन्स ऐसे थे जो रशिया के लिए बफर क्रिएट कर रहे थे, यानी जो नेटो फोर्सेस हैं वो रशियन बॉर्डर्स तक आ नहीं पाएंगी अगर ये रीजन्स जो हैं वो बीच में मौजूद हैं। बेसिकली इट क्रिएट्स अ बफर बिटवीन रशिया एंड द नेटो फोर्सेस। पहली वजह ये थी। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो इन कहने का मतलब यह है कि रशिया ने पूरे यूक्रेन को जो है वो इन्वेड नहीं किया। अभी ये हुआ है 2 दिन पहले कि पुतिन ने अनाउंस किया कि वो जो दो रीजन्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस रिपब्लिक्स अपने आप को अनाउंस कर दिया था 2014 में, हम यानी रशिया उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम अपनी फोर्सेस उन इलाकों में भेज रहे हैं। तो यूक्रेन की जो फोर्सेस उन दो ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट में लड़ रही हैं, उन लोगों से यूक्रेन की फोर्सेस अपने आप को पीछे ले जाए, वो वापस चली जाए। अगर वो रशियन फोर्सेस के साथ टकराएं, तो आपने वो स्पीच सुनी है पुतिन की, वो जो उन्होंने स्पीच या स्टेटमेंट दिया कि वो अनबियरेबल कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे, रशिया इज रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अब हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम जो है वो हर चीज कर रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि आप अब उस रीजन से पीछे चले जाए। तो ये थोड़ी सी चीज थी कि ये फुल फ्लैज वॉर नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये पूरे कंट्री को कोई इन्वेड करने नहीं जा रहा, ये एक बैकग्राउंड है। दैट इज वाई अगर आप देखें तो जो यूएस का रिस्पॉन्स है वो बड़ा कैलकुलेटेड है, वो बड़ा डिप्लोमेटिक है, वो बड़ा मैच्योर्ड है। शायद आप न्यूज चैनल्स पे जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो है वो एकदम से जो है वो शायद यूएस अनाउंस कर देता और नेटो फोर्सेस आ जाती हैं और जर्मनी की फोर्सेस रशिया के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि किसी इंडिपेंडेंट कंट्री को ऑक्युपाई नहीं किया जा रहा। कुछ रीजन्स थे जिन्होंने रिपब्लिक्स अनाउंस किया था 2014 से, उसके अंदर जो है वो समझ लें स्क्रिमिशेस चल रही हैं उस रीजन के अंदर। 2016 में भी हुई, 2018 में भी हुई, और अब पहली बार यह है कि पुतिन ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई हम उस रीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम अपनी फोर्सेस दे रहे हैं। पहली वजह, पहले पॉइंट है, मैंने आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की नेचर समझाने की कोशिश की कि इट इज नॉट अ फुल फ्लेज वॉर दैट इट इज पोर्ट्रेइंग इन द टेलीविजन, इन द न्यूज चैनल्स, और कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग, कोई कैजुअलिटी होने नहीं जा रही। इट इज अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। किस रीजन के अंदर है, क्या बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको पूरी चीज बताई। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि भाई ये ऐसा हो क्यों जा रहा है, क्यों रशिया चाहता है कि भाई यूक्रेन जो है वो ये ईस्टर्न पार्ट को हम ऑक्युपाई कर लें, या क्यों अपनी फोर्सेस यहां पर भेजी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड में अगर आपको दिखाऊं, तो 1990 के अंदर और उसके बाद भी, लेकिन 1990 के अंदर यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर थे, उन्होंने मॉस्को का विजिट किया, रशियन प्रेसिडेंट के साथ मिले गोर्बाचोव के अंदर, और उसका बैकड्रॉप ये था कि जर्मनी की यूनिफिकेशन होने जा रही थी। बर्लिन वॉल का फॉल हुआ था। आपको पता है कि जर्मनी जो है वो 1980s में या उससे पहले दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, और फिर 1990 में जो है वो बर्लिन वॉल गिरती है और फिर दो पार्ट्स ऑफ जर्मनी मिलकर एक जर्मन हो जाते हैं, यानी वन जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है। उसके बैकड्रॉप में गोर्बाचोव मिलते हैं जेम्स बेकर के साथ, और उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है कि यूनिफाइड जर्मनी विल रिमेन इन नेटो, कि जो दो पार्ट्स ऑफ जर्मनी एक हो रहे हैं, ये जो है वो नेटो का पार्ट रहेंगे।
रशिया को इसके ऊपर एग्री किया जाता है कि भाई आप ये माने कि जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई है, क्योंकि जो उस वक्त ईस्टर्न जर्मनी था वो रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर था, और जो वेस्टर्न जर्मनी था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर था। यानी उसका जो है वो सेंटर ऑफ पावर बोल दे या उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर था, और जो ईस्टर्न जर्मनी थी वहां पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था। लेकिन ऑल दो सोवियत यूनियन आपको डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दिया, 1990s में बर्लिन वॉर का गिर गई, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी एक होकर यूनाइट हो गए, इंटीग्रेट हो गए, और एग्रीमेंट ये पाया कि ये जो वन जर्मनी है ये इट विल रिमेन द पार्ट ऑफ नेटो, ये नेटो का पार्ट रहेगा। अच्छा, रशिया ने इस चीज को क्यों माना? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो ट्रेड ऑफ यूएस ने दिया, उसने यूएस हैज एग्रीड दैट नेटो विल नॉट एक्सपेंड टू द अदर प्री वॉर्सो या अदर कंट्रीज दैट वाज द पार्ट ऑफ द वॉर्सो स्टेट्स, यानी न्यूली established रिपब्लिक्स दैट ब्रेक अवे इट्स पार्ट्स फ्रॉम सोवियत यूनियन। उसके अगेंस्ट अमेरिका ने क्या गारंटीज दी या वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या गारंटीज दी रशिया को कि भाई आप जर्मनी को आने दें नेटो के अंदर, लेकिन उसके अगेंस्ट हम आपको ये बोलते हैं कि ये जो न्यू रिपब्लिक्स हैं जो रशिया से टूट के बनी, लाइक यूक्रेन और दूसरी रिपब्लिक्स, ये जो है ये नेटो का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि रशिया वाज इज ऑलवेज ऑफ द व्यू कि अगर आप ये नेटो की एक्सपेंड करते चले जाएंगे टूवर्ड्स ईस्ट, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नेटो फोर्सेस तो हमारे बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगी, और एक एनिमी का आपके बॉर्डर पर आकर बैठना, एक इतनी बड़ी फोर्स का आपके बॉर्डर पर आपके बैठना जिसके ऊपर आपके जो रिलेशंस है वो गुड टर्म्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो आपको अपना एनिमी समझता है, और वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात कर रहा होता है, जबकि आपके मुल्क में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है, तो आपका तो पूरा जो आपके लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाएंगी। तो रशिया कभी भी नहीं चाहता कि ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ नेटो, एनी रशिया को ये गारंटीज दी गई, ये एग्रीमेंट्स किए गए कि भाई नहीं होगा ऐसी चीज, आप जर्मनी को होने दें, हम नेटो एक्सपेंशन नहीं करेंगे। वो उन कंट्रीज के ऊपर जो पहले वॉर्सो का स्टेट्स का पार्ट थी और जो न्यू रिपब्लिक्स बनी है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। फिर क्या हुआ 1990s के बाद से 1997 से लेके ऑनवर्ड्स जो है ये इस एग्रीमेंट्स की जो है वो इसको मद्देनजर नहीं रखा गया फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमने देखा फिर कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ नेटो हुई टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड के ऊपर कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हुई टुवर्ड्स रशिया नेटो की, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये बात करने जाने लगी कि यूक्रेन को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे नेटो के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, और फिर रशिया को ये हुआ कि अगर ये पूरी आप एक्सपेंड करते रहेंगे तो ये तो हमारे पास बॉर्डर पर आकर बैठ जाएंगे। रशिया ने कई दफा ये आवाज उठाई कि भाई आप नेटो की एक्सपेंशन ना करें, अगर आपने नेटो की एक्सपेंशन की तो वो कंट्रीज जहां पर आप एक्सपेंड करें रशिया उनको इन्वेट कर देगा, ताकि बफर क्रिएट किया जाए बिटवीन रशिया एंड द नेटो कंट्रीज। यही हुआ। आप देखें ये पूरा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से आप देखें कि वो ईस्टर्न वाली पार्ट के ऊपर भी बात आई और फिर आगे चीजें चली। तो पहले आपको ये बात चीज याद होनी चाहिए कि बैकग्राउंड के अंदर 1990 का एग्रीमेंट बिटवीन प्रेसिडेंट गॉर्बाचेव एंड जेम्स बेकर, जिसके अंदर ये गारंटी दी गई कि आप ईस्टर्न एक्सपेंशन नहीं करेंगे अगर आप जर्मनी को जो है वो नेटो का पार्ट रहने देंगे। दूसरी चीज आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरी चीज क्या हुई, अगर आप देखें तो 2004 के अंदर रशिया सोवियत यूनियन था, डिसइंटीग्रेट हुआ, 1980s में 1990s में वीक हुआ, चीजें चलती चली गई, येल्सिन प्रेसिडेंट आए, फिर जब पुतिन आए तो 2004 के अंदर रशियन जो है वो जब जैसे पुतिन आए तो रशियन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स फॉर्मर रिपब्लिक्स बढ़ता चला गया, जो पूरा ईस्टर्न साइड है इस पे रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। लेकिन 2004 में एक चीज होती है जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, वो अपने नाम याद रखना है, उस चीज का नाम है कलर रेवोल्यूशन, और जो यूक्रेन में वो रेवोल्यूशन आया उसका मतलब है ऑरेंज रेवोल्यूशन। यानी ये जितनी भी ईस्टर्न साइड्स की स्टेट है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, खासतौर पर यूक्रेन, 2004 से पहले यहाँ पर रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट्स थी,
कौन सी गवर्नमेंट थी? रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। रशिया को पता था कि भाई ये मुल्क है, यहाँ पे हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट से ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। नेटो की भी एक्सपेंशन नहीं होगी क्योंकि प्रो रशियन गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे रशियन नेटो का आना या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आना बहुत मुश्किल है। 2004 में इन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के अंदर दूसरी जगह डिफरेंट रेवोल्यूशंस आए जिसको कलर रेवोल्यूशंस कहते हैं, और जो यूक्रेन में हुआ उसको हम कहते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन। अब उसमें क्या हुआ, जैसा कि आप देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि यूएस कहीं पर भी अगर इंटरफेयर करने जा रहा होता है या इन्फ्लुएंस करने जा रहा होता है वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ जिसको हम ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं 2004 के अंदर। और हुआ क्या कि जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी वो खत्म हुई और एक एंटी रशियन गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश की गई यूक्रेन के अंदर। 2004 के अंदर थ्रू करल रेवोल्यूशन के एंटी रशियन गवर्नमेंट आती है यूक्रेन के अंदर। जैसी एंटी रशियन गवर्नमेंट आती है यूक्रेन के अंदर, वहां से बात शुरू होना शुरू हो जाती है कि भाई यूक्रेन को इंटीग्रेट किया जाएगा नेटो के साथ। और फिर वहां से रशिया ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मामला खराब हुआ, एक जगह ऑरेंज रेवोल्यूशन आ गया और एक जगह जो है वो सो कॉल्ड प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आकर बैठ गई। कल को अगर यही ट्रेंड चलता रहा और इनकी नेटो के अंदर इंटीग्रेट हो गई तो ये हमारे बॉर्डर पर आ जाएंगे और फिर यही सेंटिमेंट्स हमारे मुल्क में होंगे, यहाँ पर भी प्रो डेमोक्रेसी के जो है वो स्लोगन्स लगेंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो वीक होगा और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे रशिया के साथ। तो 2004 से ऑनवर्ड्स हुए। 2010 के अंदर दोबारा रशिया ने डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू प्रो फ्रेंडली गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर स्टैब्लिश कराई। कौन सी गवर्नमेंट? प्रो रशियन गवर्नमेंट 2010 में दोबारा आ गई। फिर हम आगे चले, 2014 के अंदर आपके सामने एक नई वेव शुरू होती है जिसको हम कहते हैं 2014 के अंदर एक नई वेव, एक नई मूवमेंट शुरू होती है जिसको हम कहते हैं यूरो मिलान मूवमेंट। ठीक है, कौन सी मूवमेंट शुरू होती है? यूरो मिलान मूवमेंट। उसके तहत अगेन एक एंटी रशियन गवर्नमेंट आती है यूक्रेन के अंदर विद द सपोर्ट ऑफ वेस्ट, और एक दोबारा से नई डिबेट होती है कि भाई यूक्रेन को, यानी जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो है वो उसकी ग्रेटर इंटीग्रेशन होगी, नेटो की ग्रेटर इंटीग्रेशन होगी और इन पार्ट्स को जितनी जल्दी हो सके हम यूक्रेन के अंदर, नेटो के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे 2014 से। दैट इज वाई मैंने स्टार्ट में कहा था कि 2014 से ऑनवर्ड्स आपको इन इलाकों के अंदर रशियन स्क्रिमिशेस, कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। फिर क्या हुआ, 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया जो था उसको इन्वेट किया। रीजन यही था जो मैंने आपको बताया, वो तो कहते थे कि भाई क्रीमिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीकिंग लैंग्वेज थी, मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज वो थी भी रशियंस, इथनिक भी रशियंस थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हिस्टोरिकली क्रीमिया जो है वो रशिया का पार्ट था और उन्होंने क्रीमिया को भी इन्वेट कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड आए, 2014 हो गया, क्रीमिया इन्वेट हो गया, ग्रेटर यूरो इंटीग्रेशन मूवमेंट चल रही है जो है वो यूरोप के अंदर, और कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाए, किसके साथ? नेटो के साथ। और इसी बैकड्रॉप के अंदर रशिया ने क्या किया? क्रीमिया को इन्वेट किया। फास्ट फॉरवर्ड आए, कुछ एक साल पहले, कुछ महीने पहले जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम जो है 2 से 3 काम करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि हम बाय फोर्स जो रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया है हम उसको छुड़ाएंगे। बाय फोर्स जो ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन से 2 लुहांस्क और डोनेट्स्क, वहां पर जो रिबेलियस मूवमेंट है या जो उन्होंने रिपब्लिक्स अपने आप को अनाउंस किया है वो हम खत्म करेंगे। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके अपनी स्पीड अप करेंगे अपने प्रोसेस को कि यूक्रेन बिकम द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। जब ये अनाउंसमेंट आई फ्रॉम यूक्रेन प्रेसिडेंट के पास से, देन it will raise eyebrows in Russia. It was become a red flag for Putin. ठीक है, क्योंकि रशियन पार्लियामेंट ने पहले से ये रेजोल्यूशंस कर दी थी कि भाई आप इन ईस्टर्न रीजन्स को ऑक्युपाई कर दे, इन्वेट कर दे, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस होने जा रही है। ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए और फिर वो इंटीग्रेट भी हो जाए और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एक दफा यूक्रेन नेटो का पार्ट हो जाता है और नेटो में अगर आपको किसी को नेटो का इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, नेटो की किस तरह काम करती है अगर वो पता है, तो किसी भी एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक पूरी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक माना जाता है।
ठीक है, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो के तहत ये होता है कि किसी भी एक नेटो कंट्री के ऊपर आपने अटैक किया तो इट विल कंसीडर द अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज ऑफ नेटो, और फिर वहां पर उनका जो है वो डिफेंस या उनकी रिटेलिएशन लाजमी हो जाती है। जैसा कि 9/11 के अंदर यूएस के मेनलैंड के ऊपर अटैक हुआ था, तो नेटो ने अपना आर्टिकल 5 जो है वो इन्फोर्स किया था, और आपने देखा कि पूरी पूरी नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और पूरी वहां पे सीरीज चली। तो इससे पहले कि वो वहां पे इंटीग्रेट हो, फिर आप वो ईस्टर्न रीजन को भी ऑक्युपाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ नेटो, तो वहां तक पूरी देर हो जाएगी। दैट इज वाई पुतिन ने ये डिसाइड किया कि ये मौका बहुत अच्छा है, इस टाइम के ऊपर ये चीज इन्वेड हो जाए। दोबारा से कुछ पॉइंट्स रिपीट करता हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री के। पहली चीज मैंने आपको बताई जेम्स बेकर और गॉर्बाचेव का एग्रीमेंट रिगार्डिंग द नेटोज एक्सपेंशन। दूसरी चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई ऑरेंज रेवोल्यूशंस की, कलर रेवोल्यूशंस इन 2004। एंड तीसरी चीज मैंने आपको बात बताई ग्रेटर इंटीग्रेशन मूवमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 2014, फिर क्रीमियन इन्वेजन, फिर इन दो रिपब्लिक्स जो ईस्टर्न यूक्रेन की हैं उनका अपने आप को अनाउंस करना, फिर यूक्रेन प्रेसिडेंट का थ्रेट करना रशिया को, और फिर ये पूरी चीज। तो इट इज नॉट अ फुल फ्लैज वॉर, अपने जहन में रखें, जिस तरह मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है उसके ऊपर ना जाए। तो इट इज नॉट अ फुल फ्लेज वॉर, ये 2014 से ऑनवर्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते थे, यहाँ पे चीजें चलती हैं, और अब जाके वो फॉर्मल रिकग्निशन दी है रशिया ने उन रीजन्स को जिन्होंने अलग होने का ऐलान किया था यूक्रेन के साथ। तो पहली चीज यहां तक चीजें समझ में आ जाए। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ जाना चाह रहा हूं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकली एनालिसिस बेस्ड है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है और डिफरेंट भी है। यहां तक सब लोगों को चीजें समझ में आ गई, सबको क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे बनाने भी जा रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड यूरोप, और यूरोप में भी मैं खास तौर पे बात करूंगा जर्मनी, इटली। ठीक है जी, अब जरा ये चीज सुनिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं एनर्जी पॉलिटिक्स की भी बात करता हूं। अब जरा ये चीजें जरा सुनिएगा, ठीक है जी। इस चीज को जो है, ये भी आज के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है जो मैं भी आपको समझाने जा रहा हूं। सर, व्हाई नॉट हेल्पिंग यूक्रेन? मैं आप लोगों के सबके क्वेश्चन दूंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, अब जरा इस ट्राई को समझने की कोशिश करें। अब जरा इस ट्राई को आपने समझने की कोशिश करनी है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड रशिया। आपको पता है कि यूरोप के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, यूरोप के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, वो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो नेटो हो या यूरोपियन यूनियन हो। ग्रेट ब्रिटेन अब जो है, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा और वहां से निकल चुका है। तो अभी इस टाइम के ऊपर यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा, जो सबसे पावरफुल या सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो है हमारे पास जर्मनी, फिर बारी आती है फ्रांस की, और फिर बारी आती है इटली की। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और इटली। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1990s के अंदर, जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो सोवियत यूनियन का जितना भी क्लाउड था यूरोप के ऊपर, वो खत्म हो गया। उसके बाद से पूरा क्लाउड किसका है? यूएस का, और वेस्टर्न कंट्रीज का क्लाउड है यूरोप के ऊपर। लेकिन आज भी जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि अब यूके पार्ट नहीं रहा, उसका नाम है जर्मनी। दूसरे नंबर पर है फ्रांस, और तीसरे नंबर पर है इटली। तो जर्मनी और इटली की जो एनर्जी नीड्स है, जो गैस एनर्जी नीड्स है, वो रशिया फुलफिल करता है। रशिया बेसिकली मीट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ होल यूरोप, एंड पर्टिकुलरली जर्मनी एंड इटली। और हमने ये देखा कि 2014 में जब क्रीमिया का इन्वेजन किया रशिया ने, क्रीमिया, यूक्रेन का जो क्रीमिया पार्ट था उसको इन्वेड किया, और यूएस ने सैंक्शंस किए रशिया को,
और अपने यूरोपियन एलाइज को कहा कि भाई आप रशिया से गैस के एग्रीमेंट्स ना करें, उसके गैस ना लें, लेकिन स्टिल because the economy of Germany, economy of Italy cannot sustain without the energy of Russia. अगर रशिया उनको एनर्जी प्रोवाइड्स ना करे तो वो अपनी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और हमने देखा कि कुछ सालों में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिटिक्स हमें नजर आई, हमें एक इंडिपेंडेंट एनर्जी इकोनॉमिक्स नजर आई बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पार्टिकुलरली जर्मनी एंड इटली विद यूरोप। ठीक है, मेरी आवाज तमाम लोगों को क्लियर आ रही है? ये पॉइंट जरा समझिएगा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, मैं इन अ नटशेल में आपको क्या समझाने जा रहा हूं, पहले मैं अपना थीसिस आपको बताता हूं, फिर मैं उसको आपको प्रूव करने जाऊं। मैं आपको बेसिकली ये बताने जा रहा हूं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली फोर्स पुतिन टू टेक दिस एडवेंचरस स्टेप। अगर आप इसके बैकड्रॉप में जाएंगे ना, तो यूएस ने बकायदा रशिया को फोर्स किया है कि वो ये स्टेप जो है वो ले। इट इज बेसिकली अ गैम्बल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि वो चाहता था कि रशिया ये स्टेप ले, वो ईस्टर्न यूक्रेन को इन्वेड करे, ताकि फिर हम इसके ऊपर काउंटर स्टेप कर लें। और वो काउंटर स्टेप कोई लड़ाई वाली बात नहीं, उसके पीछे पूरी ये एनर्जी पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप जो है वो लाई कर रहा होता है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट यूएस फोर्सेस रशिया, यूएस फोर्सेस पुतिन टू टेक दिस स्टेप। वजह अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जर्मनी, इटली की जो एनर्जी नीड्स है वो रशिया पूरी कर रहा होता है। और हमने देखा कुछ सालों में, खासतौर पर ट्रम्प के अराइवल के बाद, डिस्पाइट द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और रशिया के बीच में इंडिपेंडेंट एनर्जी इकोनॉमिक्स के एग्रीमेंट्स हो रहे थे, हो रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा एग्रीमेंट, अगर आप लोगों को पता हो, वो था हमारे पास नॉर्ड स्ट्रीम टू। नॉर्ड स्ट्रीम टू बेसिकली रशिया से लेकर और जर्मनी तक एक गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम टू। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम टू इज अ 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन अंडर द बाल्टिक सी विच टेक गैस फ्रॉम द रशियन कोस्ट नियर सेंट पीटर्सबर्ग टू द लंबन इन जर्मनी। इट कॉस्ट 10 बिलियन euro, 8.4 billion euro, and was completed in last September. The Russian state-owned energy giant Gazprom put half of the cost, and Western energy firms such as Shell and Engie of France are paying the rest. अच्छा, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पावरफुल लाइन है, 1200 किलोमीटर की लाइन, जिसके थ्रू रशिया अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है यूरोप को, जो कि फंक्शनल है कुछ हद तक फंक्शन नहीं है, और कुछ हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। अब यूएस को ये बात पता है कि अगर इस तरह की पाइपलाइंस बनती चली गई, अगर जर्मनी की जो एनर्जी नीड्स है वो रशिया पूरी करता चला गया इकोनॉमिक वे के अंदर, और इटली जो कि थर्ड पावरफुल कंट्री यूरोपियन यूनियन का, उसकी भी एनर्जी इंडिपेंडेंट एनर्जी एग्रीमेंट्स होते चले गए रशिया के साथ, तो आने वाले दिनों में जो इन्फ्लुएंस है, रशियन इन्फ्लुएंस, वो बढ़ जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, वो बढ़ जाएगा वेस्टर्न यूरोप के ऊपर एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको पता है कि नेटो के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर, अगर उसके 3 में से 2 बड़े कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस को भी अगर आप ले लें, लेकिन अगर आप जर्मनी और इटली की बात करें, वो अगर टोटली रशियन एनर्जी के ऊपर रिलाय करने लग गए या डिपेंडेंट हो गए, तो यूएस का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा उन कंट्रीज के ऊपर एज कंपेयर टू रशिया। और रशिया जब चाहे उस इन्फ्लुएंस को यूज कर सकता है, रशिया जब चाहे वो एनर्जी नीड्स यानी वो पाइपलाइन में गैस बंद कर दे, तो यूरोप की इकोनॉमी, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ा कंट्री है, वो जर्मनी की इकोनॉमी पैरालाइज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे यूरोप की जो है वो इकोनॉमी पैरालाइज हो सकती है। तो कीपिंग इन व्यू कि यार ये चीज इस तरह से होगा, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा अगर ये एग्रीमेंट्स हो गए या इसको नहीं रोका गया। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के ऊपर जो 17-18 में हुई थी, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दिए कि एक तरफ से जो है वो नेटो जो है इन वेस्टर्न कंट्रीज को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और दूसरी तरफ यही यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशिया के साथ जाके इकोनॉमिक डील्स करते हैं और एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं, और हम इसको अपोज करते हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट, जर्मनी बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द यूरोप, वो एग्रीमेंट्स करते चले गए।
और यही वजह है कि यूएस जो है वो कतर को भी यूएस बेसिकली फ्लेक्सिंग द आर्म ऑफ द कतर टू प्रोवाइड गैस, टू प्रोवाइड एनर्जी नीड्स या टू मीट एनर्जी नीड्स ऑफ यूरोप के। वो चाहता है कि कतर के थ्रू यूरोप की एनर्जी नीड्स पूरी हो एज कंपेयर टू रशिया, यानी रशिया का जो ऑल्टरनेट है वो कतर को बनाया जाए। ठीक है, लेकिन कतर जाहिर बात है वो एनर्जी नीड्स पूरी नहीं कर सकता पूरे यूरोप की। अब हुआ क्या, अब इसने क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा गेम करना था कि वेस्टर्न कंट्रीज खुद ब खुद जो है वो रशिया के साथ ये जो एक तो जो गुड टर्म्स आ रहे हैं, गुड टर्म्स रिलेशंस हो रहे हैं, ये रुक जाए, ये हॉल्ट हो जाए, इनके अंदर पॉज आ जाए। और वो जो एनर्जी नीड्स के एग्रीमेंट है, खासतौर पर मैंने आपको बताया नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, 1200 किलोमीटर पाइपलाइन, 8.4 बिलियन यूरोस की डील, ये भी रुक जाए और यूरोपियन कंट्रीज ये खुद उसका अनाउंस करें बनिस्बत के यूएस उनको फोर्स करे। तो यूएस ने क्या गैम्बल खेला, यूएस ने फोर्स किया रशिया को कि वो इस तरह की या इस तरह का डिसीजन जो है वो ले और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन को जो है वो इन्वेट करने के लिए अनाउंस करे। और इसकी मैंने आपको बताया किस तरह उसने यूएस ने फोर्स किया। पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपने देखा 2014 के या 2004 से अगर आप इसकी बात करें तो 2004 में आपको कलर रेवोल्यूशंस नजर आए। फिर आप 2014 में 2014 के ऑनवर्ड्स आ जाएं, रिसेंटली अगर आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखें टुवर्ड्स रशिया कि भाई हम क्रीमिया को छुड़ा लेंगे और जो है हम यूक्रेन की जो इंटीग्रेशन है यूरोपियन यूनियन के अंदर या नेटो के अंदर उसको स्पीड अप कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुशिंग रशिया टू अनाउंस दैट इन्वेजन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ताकि यूरोपियन कंट्रीज उसके ऊपर खुद जो है वो सैंक्शंस लगाएं, उसके ऊपर खुद जो है वो जो इनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसको जो है वो रोक दिया जाए। और यही हुआ, आपने देखा कि जैसे ही जो है वो रशिया ने अनाउंस किया कि भाई वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन को, और जैसी इन्वेजन फोर्सेस ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में एंटर हुई, जर्मनी ने भी, इटली ने भी अनाउंस किया कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, एनर्जी के एग्रीमेंट्स, उनको हम रोकेंगे। खासतौर पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जितनी भी डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट, उसको रोक दिया जाएगा। तो यूएस का क्या हुआ, यूएस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के दरमियान जो गुड टर्म्स है उनको रोका जाए, रशियन इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप उसको कम किया जाए, और खासतौर पर जो एनर्जी क्लाउड रशिया बनाना चाह रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर उसको किसी तरह रोका जाए बाय पोर्ट्रेइंग दैट रशिया इज एग्रेसर, रशिया वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ, Russia is an authoritarian government and it's the enemy of democracy, free world, freedom of expression। ये जितने भी जो ग्लाइटर्स हैं या लॉलीपॉप्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुरू से बेचता है, उसने इस टाइम पर भी यही किया। क्या रशिया को ये बात नहीं पता थी कि जो है यूएस ये गैम्बल कर रहा है? बिल्कुल रशिया को ये बात पता, ठीक है ना। पुतिन को ये बात पता थी। इवन अगर आप 65 मिनट की पुतिन की स्पीच भी सुने तो उसमें इसने ये बात कही है कि हमें पता है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगे एंड वी आर रेडी फॉर दैट सैंक्शन। लेकिन वजह यही थी कि नोइंग द इंटेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुतिन को पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रेड लाइन क्रॉस हो जाए, ऐसा ना हो कि यूक्रेन को फॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया जाए नेटो के अंदर और यूरोप का पार्ट बना दिया जाए यूरोपियन यूनियन का, और फिर ये चीज जो है वो करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वंस द नेटो फोर्सेस आर ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया, फिर रशिया के लिए अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने आइडियल्स को बचाना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर नेटो फोर्सेस रशियन बॉर्डर पर आ जाए। फिर आपको प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी नजर आएंगे रशिया के अंदर। तो ये थोड़ी सी एक तीन ट्रायो की पॉलिटिक्स थी जो मैंने आपको समझानी थी कि इस पूरे जो है कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या हो रहा है। दैट इज वाई अगर आप देखें तो जिस तरह मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा था कि अगर रशिया जो है वो अगर इन्वेट कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने काफी स्टेटमेंट्स भी दिए, लेकिन वंस द इन्वेजन वाज अनाउंस्ड, आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कितना एक कोल्ड, मैच्योर, कैलकुलेटेड और डिप्लोमेटिक रिस्पांस। कोई थ्रेट नहीं है, यही बोला कि हम मैक्सिमम प्रेशर करेंगे रशिया के ऊपर, मैक्सिमम सैंक्शंस लगाएंगे। वो तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। और यूरोप में जो जर्मनी और इटली, क्योंकि उनकी नीड्स, एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा, उसके अलावा रशिया से कोई गैस नहीं खरीद रहा। लेकिन
उन्होंने भी इस टाइम के ऊपर बोला कि नहीं भाई हम हॉल्ट कर रहे हैं अपने एग्रीमेंट्स को। तो आप रिस्पॉन्स देखें, वॉर हिस्टीरिया आपको यूएस में नजर नहीं आएगा, कहीं पे ये नजर नहीं आएगा कि हम नेटो की फोर्सेस लॉन्च कर देंगे और रशिया को हम सबक सिखाएंगे, नहीं। सैंक्शंस की बात हुई, अगर हम सैंक्शंस को भी देख लें तो कौन से सैंक्शंस लगाए गए जरा हम देखें। ये देखें जी, क्या किया सबसे पहले उन्होंने जो है वो यहाँ पर आपको नजर भी आएगी कि रिस्ट्रिक्टेड ऑन 13 मेजर एंटरप्राइजेज एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग गैसप्रॉम। ये गैसप्रॉम वही रशिया की कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है जो गैस पाइपलाइन के एग्रीमेंट्स करती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया। रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए। रशिया's लार्जेस्ट बैंक सिबर बैंक एंड द यूएस फाइनेंशियल सिस्टम, उसके ऊपर आपको सैंक्शंस लगते हुए नजर आएंगे। कहीं पर भी आपको वो चीज हिस्टीरिया वाली चीज नजर नहीं आएगी कि भाई जिस तरह मीडिया में पोर्ट्रेट किया गया था कि यूएस की अपनी फोर्सेस को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू मेकिंग अ पॉइंट दैट in the background US wanted that invasion so that it can influence the relations between the Western European countries, particularly Germany and Italy, and Russia, और फिर उनकी जो एनर्जी नीड्स, एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं, उनको रोका जाए, उनको हर्ट किया जाए, और रशियन क्लाउड जो है वो वेस्टर्न यूरोप पे कम किया जाए। और दूसरी तरफ से यूएस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को बोल रहा है कि आप भाई रशिया से नहीं, अब आप कतर से लें, और कतर को भी वो जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है कि भाई आप जो है वो यूरोपियन नीड्स को पूरा करें। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। आने वाले दिनों में क्या वहां पर कोई बहुत बड़ी जंग होने जा रही है यूक्रेन में, या पूरे यूक्रेन का इन्वेजन होने जा रहा है? कोई पूरी बड़ी जंग नहीं होने जा रही। यही आपको स्क्रिमिशेस नजर आएंगे, कुछ आपको एयर स्ट्राइक्स नजर आ जाएंगी, कुछ आपको ग्राउंड ट्रूप्स नजर आएंगी, इसके अलावा वहां पर और कुछ नहीं होगा। जिस तरह रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया था, उसने ईस्टर्न यूरोप को भी इन्वेट कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उसने देखा कि भाई चाइना के ऊपर भी उसने सैंक्शंस लगाए हुए, ठीक है ना। जब आपको पता था कि हांगकांग क्राइसिस की बात हुई थी, या युगहार की बात होती है जिंगजियांग रीजन की, तो चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस है। लेकिन चाइना पूरी दुनिया में ट्रेड भी कर रहा है और अपनी इकोनॉमी भी कर रहा है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी इन्फ्लुएंस करके बैठा है। यही वजह है कि जब विंटर ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बैकआउट किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना के अंदर, तो पुतिन चाइना गए, ठीक है ना। और चाइना ने बकायदा स्टेटमेंट भी दिया कि अभी कि रशिया को चाइना की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि शायद चाइना ने रशिया को बोला है कि आप ये काम करें और हम आपके पीछे बैठे हैं, हम आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट भी आया कि चाइना डजंट नीड Russia don't doesn't need China at this moment, and Russia can do its part alone. तो चाइना ने कहा कि हम जो है वो ये नहीं समझते कि चाइना की जरूरत है या चाइना की वजह से ये करा। चाइना ने अपोज नहीं किया, ना सपोर्ट किया इस एक्शन को। तो यहाँ तक ये पूरा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा जो भी इसकी जो पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस है, काफी टाइम मिला तो कभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला पार्ट ऑफ लेक्चर था कि मैं आपको समझाऊं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है। इसके पीछे एग्रीमेंट्स क्या थे, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या था रशिया को टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ नेटो, उसकी वायलेशन किस तरह हुई, रेवोल्यूशन किस तरह आई यूक्रेन के अंदर, एंटी रशियन गवर्नमेंट किस तरह एस्टेब्लिश हुई, किस तरह यूएस ने फोर्स किया रशिया को कि ये वो स्टेप्स ले, बिहाइंड द कर्टेन क्या पॉलिटिक्स है, किस तरह क्लाउड को कम किया जा रहा है, रशिया की क्या रेड लाइन है, ये मैंने आप लोगों को तमाम चीजें बताई। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। सेकंड पार्ट में हम पूरी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पाकिस्तान की, ठीक है। पूरी हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और खास तौर पर आईसीएस यानी इमरान खान रीसेंट विजिट टू रशिया, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता हो कि सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, वाज इट अ गुड मूव। अगेन प्रिंट मीडिया अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसको देखें, पाकिस्तान की अपोजिशन की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इवन सोशल मीडिया की बात करें, तो आपको ये नजर आएगा कि शायद पाकिस्तान की कैलकुलेशंस गलत हुई। और पाकिस्तान की कैलकुलेशंस थोड़ी सी गलत हुई, क्योंकि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या द थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान वाज ऑफ द व्यू के फॉर्मल रिकग्निशन का जो ऐलान है या फॉर्मल इन्विजन का जो ऐलान है फ्रॉम द साइड ऑफ पुतिन, फ्रॉम द साइड ऑफ द रशिया, वो शायद इमरान खान के विजिट के दौरान नहीं होगा, वो उसके बाद होगा। तो इमरान खान का विजिट काफी सेफ है, बट ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि जैसे इमरान खान विजिट के ऊपर थे और उसी
इससे एक रात पहले ही अनाउंस हुआ कि भाई हम फॉरन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन को और फिर लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बावजूद इमरान खान ने ये विजिट किया। तो यहाँ तक थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन थी कि फॉर्मल रिकॉग्निशन की अनाउंसमेंट होती है या नहीं होती, बट वो हो गई। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वाज इट अ गुड मूव फ्रॉम द पाकिस्तान साइड डिस्पाइट नोइंग द sensitivity of the Ukraine crisis, despite knowing the Western intense opposition of Russia, despite knowing the US and the Biden remarks against Putin, Imran Khan made his maiden visit to Moscow and met the Russian president. क्या ये move सही थी? The answer is yes. ठीक है. The answer to this question is yes, definitely. ठीक है. अब यस और डेफिनेटली बोलकर आगे नहीं बढ़ जाऊंगा, इसको थोड़ा सा प्रूफ करूंगा कि व्हाई दिस मूव फ्रॉम पाकिस्तान साइड वाज अ गुड मूव। पहली चीज याद रखें, पाकिस्तान नाइदर सपोर्ट नोर अपोज रशिया, पाकिस्तान नाइदर सपोर्ट नोर अपोज द वेस्टर्न वर्ल्ड एट दिस जंक्चर ऑफ मूवमेंट। मुझे नहीं पता आज का, लेकिन कल तक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया था टुवर्ड्स रशियन इन्वेजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। प्राइम मिनिस्टर का मॉस्को का विजिट करना, जैसे इंडिया भी इस तरह की डिपिक्शन दे रहा है कि शायद पाकिस्तान को विजिट नहीं करना चाहिए था, मैं भी आपको इंडिया के भी सिचुएशन बताता हूं कि उनका अपना जो है वो क्या हाल है और वो हमें बातें कर रहे हैं। तो उनका भी ये था कि पाकिस्तान को विजिट नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरान खान का रशिया का विजिट करना इस बात की इक्वल नहीं है कि पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान इज aligned with the thinking of Russia और पाकिस्तान supports the Russian aggression on Eastern Ukraine। ये कहीं पर भी इस बात का सबूत नहीं है, ना फॉरेन ऑफिस से ये बात प्रूव हुई है, ना कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया है। तो लोग इस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई प्यूटिन से मिल गए तो शायद इमरान खान जो है वो उस मूव का हिस्सा है। अगर आप देखें शशि थरूर की, मैं आज ही देख रहा था उनकी ट्वीट, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना विजिट कैंसिल नहीं किया तो वो भी इस क्राइम में बराबर के शरीक होंगे। व्हाट द है, मतलब फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की चीजें नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन वर्ल्ड में या रिलेशंस में इस तरह की चीजें नहीं होती। यस, वी मेड अ विजिट टू मॉस्को, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया तो हम भी उसमें हैं। पहली चीज आपको क्या लिखनी है कि भाई क्यों मूव थी, वो तो मैं प्रूव करूंगा कि भाई नाइदर हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपोज कर रहे हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी की तरफ से अभी हमारा स्टेटमेंट नहीं आया, और ना ही अगर हम प्यूटिन से मिल रहे हैं तो उसकी ये वजह है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक्शन है या जो उसकी लाइन ऑफ थॉट है उसको हम अपोज कर रहे हैं, ना ही हम प्यूटिन की लाइन ऑफ थॉट को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इस विजिट को समझने के लिए थोड़ी सी आपको पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आपको याद है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो न यूएस न रशिया कोई भी पाकिस्तान को इतना जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं ले रहा था, इंडिया को लिया गया। लेकिन जैसे ही 1949 में माओ रेवोल्यूशन आता है चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है 1949 में चाइना के अंदर, और फिर उसी दौरान आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक फीलिंग ऑफ समझे एक तरह से एंजाइटी या एक डर या एक फेयर होता है कि जो कम्युनिज्म है वो जो है वो एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर है, वो अपने आप को एक्सपेंड करता है और वो चाइना तक आ गया है। और अगर यहीं पर चाइना तक इसको कंटेन नहीं किया गया कम्युनिज्म को, या एशिया के अंदर इस कम्युनिज्म को कंटेन नहीं किया गया, तो वो दूसरे मुल्कों तक भी फैल जाएगा। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो आप देखें तो उसी दौरान जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो पहले सोवियत यूनियन ने इनविटेशन दिया लियाकत अली खान को कि वो मॉस्को का विजिट करें, वो सोवियत यूनियन का विजिट करें, और उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो इनविटेशन दिया लियाकत अली खान को कि वो सोवियत यूनियन का जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजिट करें। तो आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप सोवियत यूनियन का विजिट करें या आप अमेरिका का विजिट करें। पहला इनविटेशन किसकी तरफ से आया था? पहला इनविटेशन आया था हमारे पास सोवियत यूनियन की तरफ से, और फिर आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। पहला इनविटेशन आया सोवियत यूनियन की तरफ से, दूसरा इनविटेशन आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। तो बीइंग द नेचर ऑफ डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होता है कि जहां पर आपके पास पहले इनविटेशन आता है वहां जाते हैं, और फिर जहां पे दूसरा इनविटेशन आता है फिर वहां जाते हैं। बट पाकिस्तान चूज
द वेस्टर्न वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवर सोवियत यूनियन। पाकिस्तान ने किसको चूज किया? पाकिस्तान ने चूज किया, पहला लियाकत अली खान ने विजिट किसको चूज किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन की जगह। उसकी काफी वजूहात थी, ठीक है, उस वजूहात में नहीं जाते, उसको मैं फॉरेन पॉलिसी के अपने लेक्चर्स में कवर करता हूँ। कम्युनिज्म था, पाकिस्तान कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, गॉडलेस व्यूज थे उनके, वहां पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, सिक्योरिटी उसकी ज्यादा थी, इकोनॉमिक जो एड थे वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से दे सकता था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर सकता था। बहुत सारे रीजन थे। मैं ये नहीं कह रहा कि लियाकत अली खान और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट टाइम मेड अ रॉन्ग डिसीजन, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन डिसीजन क्या किया गया कि भाई यूएस का पहला विजिट करना है। जैसे ही लियाकत अली खान ने विजिट किया सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, सो सोवियत यूनियन टुक इट एज अ डिसग्रेस, टुक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट। उन्होंने बोला हमारी डिसग्रेस हुई है, हमारी जो है वो डिसरिस्पेक्ट हुई है, हमारी इंसल्ट हुई है, क्योंकि हमने पहले इनविटेशन दिया था, आपने हमारा इनविटेशन ठुकरा कर यूएस विजिट किया। फिर लियाकत अली खान पाकिस्तान, और उसके बाद से बहुत कोशिश की गई एम्बेसडर्स के थ्रू, ठीक है, दूसरे चैनल्स के थ्रू, बैकडोर चैनल्स के थ्रू, कि किसी तरह दोबारा से सोवियत यूनियन को एग्री किया जाए और वहां से इन्विटेशन लाया जाए और पाकिस्तान विजिट करे, लेकिन वो इन्विटेशन नहीं आया। पूरा कोल्ड वॉर एरा चला, पाकिस्तान सीटों का पार्ट हुआ, पाकिस्तान सेंटो का पार्ट बना, बगदाद पैक्ट का पाकिस्तान पार्ट बना, बायलैटरल एग्रीमेंट्स यूएस के साथ किए गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स यूएस के साथ किए गए ऑन डिफेंस में, और पाकिस्तान सोवियत यूनियन से जो है वो पाकिस्तान के रिलेशंस टेंस होते चले गए। आपको पता है 1962 में जो है वो एक वाकया हुआ जिसमें यूएस का रेकोनेंस प्लान, जो समझे एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो पाकिस्तान के ही जो है वो एयरपोर्ट से उड़ता था, हमारी बेसिस से उड़ता था, और वो सोवियत यूनियन में पकड़ा भी गया। U2 करके उसका इंसिडेंट है। तो तब भी सोवियत यूनियन ने बोला कि पाकिस्तान इज प्लेइंग विद फायर, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करे। आई एम ट्राइंग टू से दैट the relation between the Soviet Union and Pakistan was not good, and the Soviet Union considered Pakistan as a category C country, क्योंकि कैटेगरी A फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं, B होते हैं, और फिर C होते हैं। फिर भुट्टो का एरा आया, आपने देखा कि थोड़े से रिलेशंस अच्छे होना शुरू हुए, क्योंकि भुट्टो का टिल्ट सोशलिज्म की तरफ था। आपने देखा कि ज़ैड भुट्टो ने फिर विजिट भी किया, चाइना का भी विजिट किया, सोवियत यूनियन का भी विजिट किया, और फिर स्टील मिल्स वगैरह भी आई उसी दौर में। फिर अगेन जियाउल हक साहब का दौर आया, और फिर आप अगेन वेस्टर्न एलाय हो गए अफगान जिहाद के अंदर, और फिर मुशर्रफ, फिर आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर, और फिर आप सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी पाकिस्तान के कभी भी रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हुए, और आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हुए। लेकिन आफ्टर 2000 या 2004 के बाद से या पिछले एक डिके से पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद रशिया। खासतौर पे सीपेक के आने के बाद से पाकिस्तान मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रशिया के साथ रिलेशंस अपने इम्प्रूव करे। दो से तीन वजूहत है। पहली बात, रशिया इज द बिगेस्ट एनर्जी मार्केट, ठीक है, बिगेस्ट गैस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिगेस्ट तो नहीं, उसकी रैंकिंग देख लीजिएगा, लेकिन रशिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, वो शायद ही किसी कंट्री के पास हो, तो पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है। सेकंड, मैंने कहा सीपैक। सीपैक एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू पाकिस्तान समझता है कि वो रीजन एंड बियॉन्ड द रीजन चीजों को इंटीग्रेट कर सकता है, इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर सकता है, पार्टिकुलरली द इकोनॉमीज ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, इन इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर सकता है, वार्म वाटर एक्सेस दे सकता है, और सीपैक के थ्रू पूरे रीजन को जो है वो इंटीग्रेट कर सकता है। एंड रशिया has the biggest clout, biggest leverage over the Central Asian Republics। रशिया का जो क्लाउट है, जो इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल लेवरेज है इन कंट्रीज के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान रशिया के गुड बुक्स में है, रशिया का कैटेगरी ए जो है वो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, तो उन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टर्म्स में इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, एनर्जी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सीपैक, इकोनॉमी। तीसरी चीज अफगानिस्तान। पाकिस्तान को आपको पता है कि सिचुएशन अफगानिस्तान में बड़ी एक टेंस सिचुएशन है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है, काफी प्रोबेबिलिटी है कि अफगानिस्तान माइट
fall in another cold war, in another civil war, और वहां पे फिर क्योस होना शुरू हो जाए, और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंक्ड है। तो रशिया द बिगेस्ट प्लेयर इन द रीजन, वो रशिया की सपोर्ट लेना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, कि रशिया का भी रिकग्निशन आ जाए अफगानिस्तान पे, ताकि जो एड है वहां पर आए और चीजें स्टेबल हो जो है वो अफगानिस्तान में। तो एनर्जी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अफगानिस्तान। चौथी जी, मिलिट्री इक्विपमेंट। आपको पता है कि आफ्टर 2010 पाकिस्तान के यूएस के साथ जो है वो रिलेशंस अच्छे नहीं है। पाकिस्तान यूएस रिलेशन इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, लेकिन वो रोलर कोस्टर राइड में भी जो डाउनवर्ड स्पाइरल है उसके ऊपर रिलेशंस है। तो वहां से कोई भी अब ना मिलिट्री एड आ रही है, ना मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, ना कैरी लोगर बिल है अपना, ना कुछ और है। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट, वो चाइना है। एंड पाकिस्तान नीड्स मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट बिकॉज इंडिया इज कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेपन्स इन द रीजन, जिससे बैलेंस ऑफ पावर टुवर्ड्स इंडिया शिफ्ट हो रहा है। तो रशिया वो नीड्स पाकिस्तान की पूरी कर सकता है। ठीक है जी। तो एनर्जी, economic integration with Central Asian republics, Afghanistan, military equipment, last but not the least जो recent years में इस्लामोफोबिया, इमरान खान का इस्लामोफोबिया पे एक वाजे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है। और रिसेंटली प्यूटन ने भी उसके हक में एक स्टेटमेंट दिया, और आपने देखा कि प्यूटन ने जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्टेब्लिश की हुई है रशिया के अंदर। तो इस्लामोफोबिया की डिस्कशन भी के साथ भी आप रशिया को अपने साथ ले सकते हैं। तो ये 5 से 6 पाकिस्तान के इंटरेस्ट है विद रशिया। रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है, रशिया इन्वेड कर रहा है नहीं कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या समझती है वो हमें पता है। लेकिन ये 5 से 6 बड़े हमारे विजन है या नेशनल इंटरेस्ट है या वो पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इंप्रूव इट्स रिलेशन विद रशिया। बट वो हो नहीं पा रहे थे। ठीक है, हम चाह रहे थे किसी तरह जो है वो प्यूटन विजिट करें पाकिस्तान का, बट वो एनी हाउ वो विजिट नहीं हो पा रहा था। बट कुछ सालों में हमने देखा कि रिलेशंस इंप्रूव हुए, पाकिस्तान रशिया मिलिट्री ड्रिल्स भी होना शुरू हुई डुशबास के नाम से। अगर हम देखें पाकिस्तान रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ड्रुजबा 4-6 यानी 6 जो है वो ईयरली मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुके हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। पाकिस्तान में भी हुई है, रशिया में भी हुई है, ड्रुजबा के नाम से। तो अब रिलेशंस क्या हुए, पाकिस्तान रशिया के इंप्रूव होना शुरू हो गए। पाकिस्तान इज ट्राइंग इज बेस्ट। मैंने कहा कि किसी तरह कोशिश हो रही थी कि प्यूटन पाकिस्तान और हमारी तरफ से भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो रशिया का। और पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे थे, और चाइना जाने से भी पहले ये चीज कंफर्म हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का विजिट करेंगे। वहां पर ये 5 से 6 पॉइंट्स मैंने जो बताया, इसके ऊपर बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, एमओयूज वगैरह साइन होंगे। और उसके बाद से जैसे ही जो है वो एनर्जी एग्रीमेंट अपने फाइनल टर्म्स में कंक्लूड होगा, जो कि पाकिस्तान और रशिया का सबसे बड़ा एक एग्रीमेंट होने जा रहा है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के ऊपर, कि रशिया विल इन्वेस्ट $2 billion in Pakistan and establish a gas pipeline which start from कराची से लेकर जो है वो लाहौर तक आएगी, सखर से लेके बेसिकली कसूर तक आएगी। अगर उसको मैं बताऊं तो सखर से कसूर तक एक पाइपलाइन है जो रशिया इन्वेस्ट करेगा $2 billion पाकिस्तान में। तो उसके तकरीबन फाइनल चीजें हो चुकी हैं, और उसकी जो फाइनल एग्रीमेंट सेरेमनी है, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि प्यूटन पाकिस्तान आए और फिर वो एग्रीमेंट साइन किया जाए। तो ये पूरा बैकड्रॉप था। अब जैसे ही ये यूक्रेन का मसला शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस ये थी कि या पाकिस्तान इस चीज को कंटिन्यू रखे और रशिया का विजिट करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वहां पर चीजें जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बनाए उसके ऊपर बात हो, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए। दूसरा ये था, जो वेस्टर्न लॉबी थी या जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं या जो वेस्टर्न मीडिया है, वो फोर्स कर रहा था पाकिस्तान को कि भाई आप वेस्टर्न प्रेशर को जो है वो एब्जॉर्ब ना कर पाए पाकिस्तान। वेस्टर्न प्रेशर के अंदर जो है वो पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना विजिट कैंसिल कर दें, या फिर जैसी अनाउंसमेंट हुई तो रशिया से वापस आ जाए। तो पाकिस्तान के पास 2 चॉइसेस थी, या तो विजिट करें और ये
जो जितना भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है इसको सिक्योर किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसा पहले हम करते आए थे कि वेस्टर्न प्रेशर के तहत पहले भी हमने यही हरकत की थी और अब भी हम जो है वो अपना कैंसिल कर दें वेस्टर्न प्रेशर से, और कीपिंग व्यू के वेस्ट से हमें कोई चीज इस टाइम पे मिल नहीं रही अपार्ट फ्रॉम IMF जो है वो बेल आउट पैकेज, सिर्फ उसके अंदर हमें जो है वो थोड़ा सा IMF आ जाती है। अभी तक हम FATF की भी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए, ऑल्दो हमने अफगानिस्तान की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कतर में तालिबान की और US की डील भी कराई, तब भी हम बाहर नहीं आए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें इस टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा। सो बेसिकली पाकिस्तान इज डिसाइडेड कि इमरान खान विजिट ना सिर्फ करेंगे बल्कि अपना विजिट पूरा करेंगे, एंड पाकिस्तान इज शोड द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज शोड द रशिया, showed Russia that Pakistan has the spinal cord to stand before the pressure of West. Pakistan can defy the Western world, and Pakistan can follow the independent foreign policy. ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को या प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है, पाकिस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी फॉलो कर सकता है, और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अपने बायलैटरल कंट्रीज के साथ जब चाहे विजिट कर सकता है और उससे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को अपोज कर रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपोज कर रहे हैं। और यही हुआ। आप इससे पहले देखें, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई जो US के अंदर डेमोक्रेटिक समिट थी वहां हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि वो डेमोक्रेटिक समिट 2 कंट्रीज को टारगेट करने के लिए, रशिया और चाइना, पाकिस्तान वहां नहीं गया। अगेन पॉजिटिव ओवरचर्स था टुवर्ड्स रशिया की तरफ से। फिर डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया गया विंटर ओलंपिक्स का चाइना का, हम वहां गए क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है चाइना के साथ अलाइन होता है, हमने विजिट किया। सेम इज द केस विद रशिया, यूक्रेन इन्वेजन टॉक्स, पीछे बैकड्रॉप में काफी चीजें चल रही थी, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। 5 से 6 पॉइंट्स थे, हमने बोला कि हम इसके ऊपर जाएंगे और हमने विजिट किया। एंड पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एनी पोजीशन अगेंस्ट द वेस्ट। मैंने आपको बताया कि अभी तक मुझे कहीं से फॉरेन स्टेटमेंट का एक फॉर्मल स्टेटमेंट नजर नहीं आया। आज आ गया हो तो अलग बात है। हमने ना किसी को सपोर्ट किया, ना हमने किसी को जो है वो अपोज किया, हमने कोई जजमेंट क्रिएट नहीं की। हम गए, अपना बायोलिटरल रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया और हम वापस आ गए। ठीक है, तो इट इज अ गुड मूव फ्रॉम पाकिस्तान साइड। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज शोइंग द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, जो कि मार्च 2021 में हमने एक शिफ्ट लिया था थ्रू नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत भी हमने शिफ्ट लिया था कि अब हम जियो पॉलिटिक्स को नहीं, जियो इकोनॉमिक्स को फेवर करेंगे। अब हम एनर्जी के ऊपर जाएंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान विल नॉट मेक द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, आइदर द चाइनीज ब्लॉक और द रशियन ब्लॉक और द वेस्टर्न ब्लॉक। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम US के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। मोहित यूसुफ ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर ने, US का विजिट किया, ब्लूप्रिंट दिया, US को दावत दी कि भाई आप आए और इन्वेस्ट करें। मार्च के अंदर, इन द लेटर पार्ट ऑफ द मार्च, पाकिस्तान इज अरेंजिंग द इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें पाकिस्तान रशिया के इन्वेस्टर्स को भी दावत दिए, चाइनीज इन्वेस्टर्स को भी दावत दिए, US इन्वेस्टर्स को भी दावत दिया, आए हमारे मुल्क में आप इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। आप देखें कुछ दिन पहले बिल गेट्स ने अपना मेडन विजिट किया पाकिस्तान का, और जो है वो उनके साथ बात की गई। ठीक है ना। तो पाकिस्तान इज शिफ्टिंग इट्स पोजीशन वेरी फास्ट। ठीक है, जो कि शायद हमें पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपने काफी सबक सीखे हैं, और हम अब किसी के इन्फ्लुएंस के तहत, किसी के प्रेशर के तहत डिसीजन नहीं ले रहे। हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। हमारा जहां पे नेशनल इंटरेस्ट है, हम वो डिसीजन अपने ले रहे हैं। अच्छा, जरा उनको देख लें। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया जो काफी शोर मचा रहा है कि जी शशि थरूर साहब जो है, या उनकी मीडिया जो है, जी पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए था, पाकिस्तान को वो कर देना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था इस एग्रेशन के साथ। अब जरा उनका स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है ना। इंडिया का जरा आप जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। UN की सबमिट होती है जी। इंडिया का फॉर्मल स्टेटमेंट जरा देखें। The escalation of tensions along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine the peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is the de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries that aim towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. And that is it. That is the pure diplomatic language. Neither support nor oppose anyone. Escalation है, peace होना चाहिए, दोनों साइड्स को चाहिए कि वो रिस्ट्रेन करें, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, डिप्लोमेसी को चांस दें, टॉक्स को चांस दें, पीस को चांस दें। अ प्योर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट।
बेसिकली इंडिया इज शोइंग पाकिस्तान कि भाई किस तरह खेलना है, एंड पाकिस्तान इज आल्सो प्लेइंग इन द सेम लाइन कि भाई हम एक अपना कंट्री है, हमारी फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम ना किसी के साथ है ना किसी के अगेंस्ट है। हाँ, हम अपने बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन करेंगे। चाइना का भी आया जी ब्रीफ, द रिप्रेजेंटेटिव चाइना called for all parties to extract restraint and seek reasonable solution to each other concerns। मैंने कहा कि चाइना कभी भी अपोज नहीं करेगा और ना ही सपोर्ट करेगा इन क्लियर टर्म्स के अंदर, बट चाइना की एक टैसिट अप्रूवल तो है ही रशिया के साथ। तो इन अ नटशेल पाकिस्तान हैज मेड अ गुड डिसीजन। द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड अ राइट चॉइस। इमरान खान ने विजिट किया, क्यों विजिट किया, क्या क्या उसके रीजंस थे, क्या क्या उसके कंसर्न्स थे, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मैंने आपको बताया, और इन सब के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। और आने वाले दिनों में आप शायद देखेंगे भी कि माइट पुतिन मेड अ विजिट टू पाकिस्तान। और ये पहली दफा होगा कोई भी रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कि पाकिस्तान का विजिट करेगा। और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट हुआ, ये 23 ईयर्स के अंदर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने रशिया मॉस्को का विजिट किया इन 23 ईयर्स। परवेज मुशर्रफ ने किया था बट वो इलेक्टेड नहीं थे 2003-2004 के अंदर, पर 23 ईयर्स में पहला विजिट हुआ। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए विजिट कितना इंपॉर्टेंट था, यूक्रेन के लिए या ईस्टर्न यूरोप के लिए, उनकी एनर्जी पॉलिटिक्स की वजह से, जो खुद ही फोर्स करके आप करते हैं अगले को कि वो खुद करे, और फिर आप पूरी दुनिया में शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। और उसमें भी आपका काफी फायदा है, आपका क्लाउड भी बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो एग्रीमेंट्स भी आपने खराब किए रशिया और वेस्टर्न यूरोप के साथ, और ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इस टाइप के अगर ऑयल रिजर्व्स है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, ठीक है ना। तो और आप फिर अगेन कि यूएस का आप देखें कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ओवल ऑफिस, कोई वहां पर आपको जल्दबाजी, कोई आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। मीडिया में ऐसे पोर्ट्रे कर देता कि यूएस पता नहीं क्या कर देगा, उसने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उसने जो करना था उसने कर दिया, उसने जो है वो स्ट्रिंग्स को पुल किया, और पूरा एक गेम, चेस का गेम है, चेस बोर्ड है, और ही इज प्लेइंग इट्स गेम। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस लेक्चर। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके ऊपर जिस तरह मजीद हैपनिंग्स होती हैं, इसकी हिस्ट्री के ऊपर, काफी चीजों के ऊपर, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, या जो हमारा फॉर्मल बैच होगा उसके अंदर भी हम जो है वो इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कल का जो लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द की points, what are the key strategies and tactics to prepare the subjects of current affairs and Pakistan affairs। वो क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, वो क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, what are the do's and don'ts of current affairs and Pakistan affairs। it is up to you to join any academy, any teacher, any platform। वो आपका डिसीजन है, ना आपको फोर्स किया जाएगा ना आपको कन्विंस किया जाएगा, बट वो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विद आवर प्लेटफॉर्म, वी वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ CSS Braintree। अगेन मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो है वो हमारा जो फॉर्मल सेशन है, बैच 9 है, वो मार्च 1 से स्टार्ट है, और उसी की बैकड्रॉप में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 सेशंस हो रहे हैं। एक आज का सेशन है, कल का है, और परसों का है। ये आपके सामने पूरा एक रोड मैप है हमारे बैच का, 62 लेक्चर्स कवरिंग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज, रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल, एज वेल एज पाकिस्तान मूवमेंट्स हिस्ट्री। सो आप ज्वाइन करें। अच्छा, इसके अलावा इफ एनीवन वांट्स टू व्यू आवर लेक्चर्स, हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है CSS Braintree के नाम से, यू कैन व्यू मैनी लेक्चर्स एज वेल। न्यूज वीक एनालिसिस के नाम से पूरी एक सीरीज है जिसमें आपको हर हफ्ते के हर महीने के न्यूज वीक एनालिसिस मिल जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर है, बीजिंग ओलंपिक्स के ऊपर है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर है, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट एज वेल। कोई पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल्दो इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह व्हाट्सएप नंबर है। तो जो है वो, अच्छा कोई बोल रहा है सर नोट्स अगर मैं ले लूं तो क्या काम हो जाएंगे। अच्छा, एज फार एज द हार्ड कॉपी नोट्स इज कंसर्न, याद रखिएगा पर्टिकुलरली आवर इंस्टीट्यूशन, और खास तौर पे मैं कभी भी बच्चों को इनकरेज नहीं करता कि वो रेडीमेड नोट्स लें। ऑल्दो वी हैव द नोट्स इन हॉट कॉपी, बट वो नोट्स जब भी आपके काम आएंगे जब आप लेक्चर्स लें। असल एनालिसिस लेक्चर्स के अंदर है, उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स होंगे जो आपको मदद देंगे, एक्स्ट्रा फीचर। बट वो नोट्स तो हर किसी के पास होंगे। लेक्चर्स के थ्रू आप अपने काम में वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है। जी, हर लाइव लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा टिल एग्जाम ऑफ CSS 2022, सो यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड ऑन योर फीजिबल टाइम एज वेल। एसे का और कंपोजिशन का जो हमारा सेशन है वो मार्च 15 से स्टार्ट है। एसे का हमारा बैच 9 स्टार्ट होने वाला है, तो वो मार्च 15 से, उसकी बात बाद में करेंगे। सर, वाई यूक्रेन वॉज नॉट एडिड इन द नेटो स्टिल, मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द रशियन अपोजिशन। आप कर ही नहीं सकते, रशिया ने सिर्फ बात करते हैं तो वो उसने ईस्टर्न यूक्रेन को इन्वेट कर दिया, और अगर आप करने जा रहे होंगे तो फिर क्या कर सकता है रशिया, आपको भी पता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज सैंक्शंस ऑफ अमेरिका ऑन रशिया? अगेन रशिया की आपने देखा कि रूबल जो है वो 10 साल की सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चला गया, उसकी करेंसी का इकोनॉमी उसकी हर्ट होगी। गैस प्रॉप के ऊपर आपने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन असल में मसला यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी या इटली, वो उनके उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, वो रशिया से गैस लेंगे ही लेंगे, और रशिया को ये बात पता है, तभी रशिया इस तरह के एक्शंस कर लेता है। सर, कैन वी ज्वाइन ओनली फॉर रेवोल्यूशन? नहीं जी, इस तरह की चीजें नहीं होती। ओनली ज्वाइन फॉर रेवोल्यूशन, ओनली ज्वाइन फॉर ये। इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन, ज्वाइन इट कंप्लीटली, अदरवाइज ज्वाइन एनी अदर प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बेहतर लगे। सर, इफ ये अच्छा क्वेश्चन है किसी का। सर, इफ यूएसए वांट टू बैन रशिया, व्हाई डिड नॉट शी यूज स्विफ्ट बैंक बैन, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइना एंड ताइवान? चाइना और ताइवान की बात नहीं करता, उसने बैंक के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो हैं, और क्या करेगा। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि आप किसी कंट्री को फोर्सफुली तो रोक नहीं सकते कि जर्मनी जो है वो रशिया से ना ले। आप सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी तो जब ही सस्टेन करती है जब उनके पास एनर्जी नीड्स है, तो वो तो लेंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। जी, 62 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह। हम जो है, अगर आप 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे तो मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हम अपना कोर्स खत्म कर देंगे। फीस वगैरह के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड करना होगा, तो सब लोग व्हाट्सएप नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, जो भी डिटेल चाहिए वो लें, और जो है चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, इन द सेम, विद द सेम ज़ूम आईडी, विद द सेम ज़ूम पासकोड। तो कल मिलते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर के साथ, और फिर परसों भी मिलते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।